हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े थे एंड सेकंड फैक्टर था उसी में एबायोटिक फैक्टर में एडेफिक फैक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडेफिक फैक्टर। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एडेफिक फैक्टर्स में हम सारे सोल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर दो तरह की एडेफिक फैक्टर होती हैं। पहला होता है सोइल एंड सेकेंड होता है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टोटल 5 थे एंड तो इसी तरह एडेफिक फैक्टर में 2 पढ़ेंगे हम, सोइल एंड एडेफिक फैक्टर्स। सबसे पहले पढ़ते हैं सोइल। सोइल में सबसे पहले क्या आता है कि सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहली बात जो नॉर्मली आप सबको पता होगी कि सोइल कैसे बनती है, जो कोई भी बड़ी रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से बनती है। तो फॉर्मेशन में इसकी 2 स्टेजेस आती हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब जो वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग मतलब उनका टूटना, बड़ी बड़ी रॉक्स का टूटना। अब जो वेदरिंग होती है या तो वो केमिकल हो सकती है, सो कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, ओके, या तो फिर वो फिज़िकल हो सकती है, फिज़िकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में जैसे कि कुछ क्या पता उस रॉक में हाइड्रेशन हो जाए या फिर उस रॉक की हाइड्रोलिसिस हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। एंड फिज़िकल में क्या आता है, फिज़िकल के अंदर फिज़िकली टूटना मतलब कोई भी हीटिंग की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से या फिर कोई ज़्यादा कूलिंग की वजह से, ओके, या फिर फ्रीजिंग या फिर ड्राइंग या वेटिंग की वजह से उसकी ब्रेक डाउन होना, उसकी वेदरिंग होना, ही क्या कहलाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और 2 तरह की थी, केमिकल एंड फिज़िकल। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, उसकी वेदरिंग होती है इस रॉक्स की। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है, पीटोजेनेसिस। पीटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल। यहाँ पे हमारी सॉइल नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ रॉक की वेदरिंग होती है। जो ट्रू सॉइल बनती है वो इस प्रोसेस में होती है। इसमें क्या होता है, जितने भी वेदर्ड मैटर है, जो हमारा वेदर्ड मैटर बना है, इससे जो वेदर्ड मैटर साथ में उस जगह पे जितना जो भी कोई डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हो, अगर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है अगर, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, अंडरगो मैनी चेंजेस टू फॉर्म ट्रू सॉइल। वहाँ पे क्या बन जाते हैं, ट्रू सॉइल बन जाते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो चेंजेस मैं लिख देती हूँ, या तो वो चेंजेस बायोकेमिकल हो सकते हैं, ठीक है, या वो चेंजेस बायोफिज़िकल हो सकते हैं, या फिर वो चेंजेस जियोकेमिकली हो सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा कि जो सोइल है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले उजरो का उसकी वेदरिंग होएगी, देन उसकी पीटोजेनेसिस मतलब ट्रू सॉइल में उसका कन्वर्सन होगा काफ़ी सारे चेंजेस के दौरान। सो पहला हमने पढ़ा उसकी फॉर्मेशन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे सोइल कितनी तरह की होती है। सोइल टाइप्स। सोइल जो है 2 तरह की होती है। एक सोइल या तो जो उसी जगह पे बनी हो, मतलब अब बता देंगे, जैसे कि रेजिडुअल सॉइल होती है एंड सेकंड सॉइल होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो जो सॉइल उसी जगह पे बनी हो, मतलब उसी जगह जहाँ पे वो सॉइल है उसी जगह पे उसकी वेदरिंग हुई हो, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड पीटोजेनेसिस, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है, जो किसी एजेंट के द्वारा वह उस जगह पे लाई गई हो बाय वेरियस एजेंट्स। अब जो एजेंट्स होते हैं वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे काफ़ी तरह सॉइल होती है इसी ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, जैसे कि कुछ के नाम हैं ग्लेशियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। ऐसे कोई काफ़ी चीज़ें नाम है, जैसे कि एलुवियल सॉइल है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल वाटर के द्वारा लाई जाती है बाय वाटर। तो उसी तरह 3-4 सॉइल और होती है, लाइक ग्लेशियल सॉइल होती है जो कि ग्लेशियर से आती है, एंड कोल्यूवियल सॉइल है जो कि ग्रेविटेशन के थ्रू आती है। तो इस तरह से 2 तरह की सॉइल हो गई, एक हो गई रेजिडुअल सॉइल एंड दूसरी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड, सोइल की प्रोफाइल के बारे में। सोइल की प्रोफाइल में आपने पहले ही भी पढ़ा होगा, टोटल हम 4 हॉरिजोन्स पढ़ते हैं ना, 4 हॉरिजोन, जिसके अंदर आता है ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले पढ़ा जाता है ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सोइल की, सो कॉल्ड ए हॉरिजोन। तो वही अभी मैंने कहा सबसे ऊपर वाली, सो इट्स अ टॉप मोस्ट हॉरिजोन
ओके। एंड सबसे ऊपर वाली जोन है तो इसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, तो रिच इन मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ओके अब जो ये ए हॉरिज़ोन होते हैं ये आगे फर्दर 5 टाइप्स की होती है, 5 लेयर्स होती है इसके अंदर लगा लो, तो हम देखेंगे 5 टाइप्स की होती है। तो पहला इसके अंदर टाइप आता है ए डबल ओ या फिर O1, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, अब भी जैसे मैंने सबसे पहली लेयर ये बताई है, तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अपर मोस्ट, लेकिन अपर मोस्ट वो लेयर जिसके पास क्या होगा, हैव फ्लैशी फॉलन ऑर्गेनिक मैटर। नाम समझ ही गए होंगे आप, मैंने बोला कि फ्लैशी ताज़ा उसके ऊपर उस लेयर के ऊपर जो फॉलन कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिरे आके, तो वही कहलाती है कौन सी, ओवन लेयर। एंड एग्जांपल सबसे बेस्ट ले सकते हो आप कोई भी लीफ का आना, लीव्स का, या फिर कोई भी फ्लावर का गिरना, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा गिरेगा और वो दबते सबसे पहले जिस लेयर पे गिरेगा वही कौन सी लेयर हो जाएगी, हमारी ओवन लेयर। एंड अगली आती है O2 लेयर। O2 लेयर में क्या होता है, ये इस लेयर में डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। एंड ये अभी इसके नेक्स्ट वाली ये लेयर है, तो इसके नेक्स्ट वाली लेयर मान लो ये वाली जो लेयर थी, इस लेयर पे इस तरह की लेयर थी, इसके ऊपर मान लो ये कोई पत्ता गिर गया, ठीक है, गिर गया जो भी कोई लीफ गिर गया। अब इस लेयर में क्या होएगा, जो इस वाली लेयर पे ये वाली लेयर लगाओ आप और इस पे ये कोई पत्ता पड़ा है, ठीक है, इस पत्ते पे इसमें क्या कहा हमने, इस लेयर में डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। सो इस वाली लेयर में ये मान लो ये लीफ पड़ा है, तो लीफ का जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो नीचे वाला पार्ट जो इसको टच करेगा, सोइल को टच करेगा, उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल एंड पे होएगी। और जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट लगा लो अभी भी इसके फर्स्ट स्टेप पे पहुंचा वो डिकम्पोजिशन का, तो वो वाली लेयर होती है O2। मतलब सिंपल नॉर्मल बात लगाओ कि O2 ऐसी लेयर है जहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए। ये कौन सी थी, जहाँ पे वो आके गिरी, देन जब जोन सी लेयर में डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई वो होएगी O2 लेयर। एंड इसके अंदर कुछ टर्म आती है, लीफ का वो वाला नीचे वाला एरिया जो लीफ उसको टच कर रहा है सॉइल को, जहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, उस पार्ट को बोला जाता है डफ। एंड जिस पार्ट में अभी डिकम्पोजिशन होनी रहती है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसे बोला जाता है डेट्राइटस, ठीक है। तो डेट्राइटस और डफ में एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको ईजिली समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लीव्स। देन इसी के अंदर 5 टाइप्स पढ़नी थी। अब अगली टाइप आती है A1। कंफ्यूज मत होना, पहले O1 O2 देन A1 A2 एंड A3 होती है। जो A1 होती है उसके नीचे वाली लेयर हो गई। अब यहाँ पे कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं। तो आपको पता ही होगा डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहते हैं, कोल्ड ह्यूमस बोलते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो भी कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है उसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। तो इसके अंदर ह्यूमस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है इसके अंदर। तो ह्यूमस होने की वजह से ये सोइल डार्क कलर की होती है, ठीक है। ह्यूमस पता चल गया, ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सोइल में होता है, और एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है, मतलब समझ गए होंगे ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है। इसी वजह से A1 जो लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर की होती है, ठीक है। एंड अगली लेयर आती है A2 लेयर। अब ये हमने कहा कि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा था इसलिए डार्क कलर की थी, तो ह्यूमस कंटेंट ऑलमोस्ट इसी में ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत कम रह जाता है, इसमें लो ह्यूमस होता है, जिस वजह से ये थोड़ी लाइट कलर की हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे कहा था, यहाँ पे इसका क्या हो चुका था, डिकम्पोजिशन हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे ह्यूमस बन चुका था। तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी लीचिंग होती है, तो यहाँ पे इस लेयर से लीचिंग होती है, लीचिंग ऑफ कुछ एलिमेंट्स लाइक आयरन या एल्यूमिनियम, इनकी कुछ लीचिंग होती है इस लेयर से। और इस लेयर से लीचिंग होकर कहाँ जाती है, वो नेक्स्ट बी लेयर में, बी हॉरिज़ोन में जाती है, ठीक है। और ये लीचिंग करता है कुछ एक एलिमेंट्स की, इसी वजह से इस लेयर को जोन ऑफ इल्यूविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोन ऑफ इल्यूविएशन। देन आती है हमारी थर्ड लेयर A3 जो है A एंड B के बीच में ट्रांजिशनल एरिया का काम करती है,
ट्रांजिशनल एरिया का काम करती है। बस ये बिल्कुल छोटी सी थी। अगर हमने सारी पढ़ी यहाँ पे ए हॉरिजॉन। अब हम पढ़ेंगे बी हॉरिजॉन के बारे में। बी हॉरिजॉन में जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि A2 हॉरिजॉन से लीचिंग होती है कुछ एक एलिमेंट्स की, तो वो जो लीचिंग होती है वो सारे इस बी हॉरिजॉन के अंदर जाती है। तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट में कुछ एक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीचिंग होके आएंगे वही एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब के कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से ये थोड़ी डार्क कलर की हो जाती है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो लीचिंग कहाँ से आई थी, A2 से आई थी, उसे हमने जोन ऑफ एलिवेशन बोला था और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आके रुक चुके हैं तो इसे जोन ऑफ इल्यूविएशन बोला जाता है। स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है। इल्यूविएशन का मतलब यहाँ पे मटेरियल की रीडिपोजिशन हो चुकी है। रीडिपोजिशन ऑफ मटेरियल की रीडिपोजिशन होना ही क्या कहलाता है, जोन ऑफ इल्यूविएशन, तभी इसका नाम पड़ा है। ठीक है। एंड उसी एक की तरह ही इसके भी कुछ एक जोन्स होते हैं, इसके भी कुछ एक लेयर्स होती है, सो कॉल्ड B1, B2 एंड B3, जिसके में आपकी डिटेल स्टडी नहीं है, सिंपल डिफाइन किया है कि 3 तरह की यहाँ पे लेयर्स होती है, B1, B2 एंड B3। ओके। तो बी हॉरिजॉन बिल्कुल छोटा सा था, समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसे हॉरिजॉन है जहाँ पे कुछ एक जो लीचिंग एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे आके रुकते हैं, ये डार्क कलर के जाते हैं और इसे जोन ऑफ इल्यूविएशन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रीडिपोजिशन होती है किसकी, मटीरियल की। देन अगली हॉरिजॉन आती है हमारे पास सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन बी से नीचे वाली हॉरिजॉन है। अब यहाँ पे कुछ रॉक्स मिलती है क्योंकि यहाँ तक तो एलिमेंट सारे खत्म हो चुके हैं। कुछ एक जो ऑर्गेनिक मैटर था उसका डिकम्पोजिशन तो ए में ही हो चुका था, बचे कुछ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स बी में आके रुक गए। तो सी हॉरिजॉन में क्या बचा, सिर्फ रॉक्स ही मिलती है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या होती है, मेड ऑफ इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक्स होती है। इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे वेदर्ड रॉक्स मतलब ऐसी रॉक्स जिनकी वेदरिंग हो चुकी है लेकिन इनकम्प्लीट हुई है, कंप्लीट वेदरिंग नहीं हुई। लगा के चलो अगर इसकी कंप्लीट वेदरिंग हो जाती तो ये सी हॉरिजॉन ही ना बनती, ये तो ऊपर वाले के साथ ही मिक्सअप हो जाती। तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट, हमने वर्ड यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ड लिखना ज़रूरी है क्योंकि तभी समझ में आ गया, तभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा ना। वरना अगर यहाँ पे मान लो एक टाइम ऐसा आया कि इसी हॉरिजॉन के अंदर जितने भी वेदर्ड इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक्स थी उनकी कंप्लीट वेदरिंग हो जाए तो ये दोनों तो मिक्सअप हो जाएगी, तो सी हॉरिजॉन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके अंदर बस इसके अंदर छोटा सा ही है ये कि सी हॉरिजॉन में इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक्स प्रेजेंट होती है। अगली हॉरिजॉन आती है डी हॉरिजॉन। अब जैसे कि सी से पता चल रहा है यहाँ पे इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक्स हैं, तो इसका मतलब जो वो रॉक आई है इनकम्प्लीट है ना, मतलब थोड़ी बहुत वेदरिंग हो चुकी है। अब जो ये थोड़ी बहुत वेदरिंग हुई, ये बड़ी बड़ी रॉक्स आई कहाँ से, नीचे से ही आई है ना। तो इसके अंदर इसमें अनवेदर्ड, बिल्कुल अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मिलती है। पेरेंट रॉक क्यों बोला, क्योंकि इसने इसको बनाया, इसने ऊपर वाले को बनाया, इसलिए से पेरेंट रॉक बोल दिया। यहाँ पे अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स मिलती हैं। कंप्लीट होती है हमारी सोइल प्रोफाइल। थोड़ी बुक आप अगर बुक में देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ी लगेगी और मुश्किल भी लगेगी, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। अब हमने सोइल की प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे सो कॉल्ड सोइल कंपोजिशन। सोइल के अंदर क्या क्या मिलता है। अब सोइल के अंदर क्या क्या मिलता है ये बात आप सबको पता ही है, नॉर्मल बात है बिल्कुल ही। मिनरल्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और सोइल एयर मिलती है एंड सोइल वाटर मिलता है। बस अब ये 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। सो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स के साथ। मिनरल्स को बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर एब्सेंस हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए तो वो किसी न किसी चीज़ को ज़रूर ख़राब करेगी, मतलब उससे कोई ना कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ज़रूर होगी, या तो उसकी डेफिशिएंसी होना या फिर बिल्कुल एक्सेस हो जाना या फिर इसकी एब्सेंस हो जाना। ठीक है। तो यही था एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मिनरल्स के बारे में, आपने पढ़ी भी होगी पहले। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अब हमें ये पता है कि हर किसी चीज़ को हर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उससे जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है ज़रूरी नहीं है कि उससे उस एनवायरनमेंट में हर चीज़
परफेक्ट मिले, उसके अकॉर्डिंग मिले, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हर सॉइल के अंदर परफेक्ट मिनरल्स प्रेजेंट हो। तो हर ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अडेप्ट करना होता है जितने मिनरल्स उस सॉइल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना होता है। ये बात आप समझ ही गए होंगे और आपने पहले पढ़ी भी होगी। एग्जाम्पल लेके बढ़ते हैं, जैसे कि एक ऐसे प्लांट जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में मिलते हैं। बहुत होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ऐसी सॉइल जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, तो उधर भी कोई प्लांट उगते हैं। तो वो प्लांट अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं? ऐसे प्लांट्स के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्शन ही होगी एक किस्म से, अपने को अडेप्ट कर लेना नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म को हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। और ऐसे प्लांट का नाम है लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सोइल में मिनरल्स के अमाउंट के बेस पे ही प्लांट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो उसी वजह से सोइल के अलग अलग कैरेक्टर्स की वजह से प्लांट्स के कुछ टाइप्स दिए गए थे, लाइक हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जो प्लांट्स सैंडी सॉइल में मिलते हैं। सॉरी जो प्लांट्स सैलाइन में मिलते हैं, सैलाइन सॉइल में मिलते हैं। प्लांट्स फाउंड इन सैलाइन सॉइल में मिलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो सैलाइन सॉइल में मिलेंगे उन्हें बोलते जाता है हेलोफाइट्स। जिससे कि कुछ होते हैं लिथोफाइट्स प्लांट्स। लिथोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है जो कि रॉक सरफेस में मिलते हैं, रॉकी सॉइल में मिलते हैं, लगा लो। एंड कुछ होता है जैसे कि कैल्सीफाइट्स प्लांट्स। कैल्सीफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि कैल्शियम रिच सॉइल्स में मिलते हैं। ओके, इसी तरह के कुछ और प्लांट्स के नाम दिए गए थे, लाइक चेस्मोफाइट्स जो कि रॉक की सर्वाइसिस में मिलेंगे, या फिर ऑक्साइलोफाइट्स जो कि एसिडिक सॉइल्स में मिलते हैं। एक और लिख देते हैं, ऑक्साइलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि एसिडिक सॉइल में मिलेंगे। ठीक है, सब सोइल की कंपोजिशन में हम सेकंड पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल इतना ही था जो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मैटर आपने पहले पढ़ लिया है, जैसे कि कुछ नाम लिख देते हैं। डफ पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी होरिज़ोन में पढ़ाया है। ह्यूमस अभी भी पढ़ाया है। एक और लिख देते हैं लीटर होता है अनडिकम्पोज्ड। क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लीटर क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। डफ क्या होता है? पार्शियल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। एंड ह्यूमस फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बस ये था ऑर्गेनिक मैटर के अंदर छोटा सा टॉपिक। बुक में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने इनकी परफेक्ट एक एक डेफिनेशन लिखी हुई है, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है एंड परफेक्ट इलेबोरेट किया हुआ है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन पे, सो कॉल्ड सॉइल वाटर। सॉइल में कितना वाटर है और वो कहाँ से आया है, इस बेसिस पे सॉइल वाटर आई थिंक 4 टाइप्स का है। तो पहले लिखते रहते हैं। पहला है रन अवे वाटर। नाम से पता चल रहा है ऐसा वाटर जो कहीं और किसी और सॉइल से किसी और सॉइल में गया हो बाय स्लोप। आपने देखा ही होगा, कहीं मान लो कोई एक ऐसी सॉइल है, ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप बनाया और एक ऐसी सॉइल है, तो जैसे ही बारिश आएगी मान लो या फिर कोई भी पानी खिंडा, तो यहाँ से पानी इस तरह जाएगा, मतलब स्लोप के थ्रू। ठीक है, जो पानी स्लोप के थ्रू इस सॉइल में गया उसे बोल देंगे रन अवे वाटर। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो इट्स derived away from soil surface along slope called run off water या फिर run away water। अब वो पानी कितना जाएगा कि वो सारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ स्लोप कितना ज़्यादा बड़ा है कितना छोटा है, डिपेंड करता है कितना रन अवे वाटर आया, या फिर बीच में कहीं डिचेस वगैरह तो नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा रन अवे वाटर। देन सेकंड होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वाटर जो कि परकोलेशन के थ्रू डाउनवर्ड चला जाए, परकोलेशन के थ्रू डाउनवर्ड चला जाए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगला होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर होता है वाटर हेल्ड अप बाय कैपिलरी फोर्सेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स इन माइक्रोपोर्स। छोटे छोटे जो सोइल पार्टिकल्स हैं, सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर हेल्ड होता है वही होता है कैपिलरी वाटर। और जो कैपिलरी वाटर है वो आपस में कैपिलरी फोर्सेस के थ्रू हेल्ड अप होता है। एंड जो ये वाटर है वो
प्लांट्स को अवेलेबल भी होता है। यहाँ पे जो है थिक फिल्म बनती है, यहाँ पे वाटर की थिक फिल्म बनती है। एग्जांपल लेके बताती हूँ भी, जैसे कि मान लो ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास कुछ एक सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसके सराउंडिंग में थिक फिल्म्स बनना, ये है हमारा जो साइड में मैं बना रही हूँ, ये है हमारा वाटर की काफ़ी थिक फिल्म बनना। और ये काफ़ी थिक फिल्म बनेगी तो हमारे प्लांट को भी अवेलेबल होएगा ये पानी, है ना। तो ये होती है हमारी कैपिलरी वाटर। एंड आती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो सॉइल कोलोइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है और काफ़ी टाइटली एब्सॉर्ब होता है, और ये प्लांट का अवेलेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे थिन फिल्म होती है। एग्जांपल यहाँ पे हमारी है वैसे ही सॉइल पार्टिकल्स, एंड इसके साइड में हमारा ये है क्या है, थिन फिल्म, बिल्कुल थिन। इसके सराउंडिंग में बिल्कुल, इसके सराउंडिंग में बनाने थोड़ा मैंने दूर बना दी, यहाँ पे बिल्कुल थिन फिल्म प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे थिक फिल्म प्रेजेंट होती है। बिल्कुल थिन फिल्म है, इसकी वजह से ये प्लांट को अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्लांट को अवेलेबल है, ठीक है। ये तो है हाइग्रोस्कोपिक वाली, एंड ये है हमारी कैपिलरी वाली। फिफ्थ आता है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर ऐसा वाटर है जो कि केमिकली बाउंड होता है। केमिकली बाउंड का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल CuSO4 तो यहाँ पे जो वाटर है ये होगा केमिकली बाउंड, और नाम पता ही चल रहा है साफ कि ये प्लांट को अवेलेबल नहीं है ये भी। ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सॉइल वाटर। सो नेक्स्ट आता है सॉइल एयर। सॉइल में किस किस और कौन कौन सी एयर प्रेजेंट होती है। अब ये तो आप बिना पढ़े ही बता सकते हो कि सॉइल में एयर कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। एयर की बात करें तो सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में CO2 मिलता है, लेकिन पुअर अमाउंट में O2 मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लांट क्या लेते हैं, CO2 यूज़ करते हैं ना। और ऑब्वियस ही बात है, जो रूट्स की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सॉइल में CO2 कंटेंट ज़्यादा होता है। और वहीं बात करें सॉइल में जो प्लांट पार्ट्स हैं लाइक रूट्स वगैरह, वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसी वजह से उसमें CO2 ज़्यादा है एंड O2 कम होती है सॉइल के अंदर। एंड कुछ और गैसेस भी होती है लाइक NH3 भी होती है, CH4 भी होती है, फिर कुछ और गैसेस भी होती है, क्योंकि उस सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी अपनी रेस्पिरेशन कोज करते हैं, तो जिस वजह से और भी गैसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड फिफ्थ आता है सॉइल ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले नहीं लिखा था वहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिज्म, लिख लेना आप, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है सॉइल में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर हम बड़े बड़े एनिमल्स की बात करें, लाइक कोई रैबिट की बात करते हैं या फिर रैट की बात करते हैं, ये भी सॉइल के अंदर रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है मैक्रोफोना, ठीक है। क्या बोला जाता है? मैक्रोफोना बोला जाता है। वहीं ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लाइक एनेलिड्स या कोई आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को मीज़ोफोना बोला जाता है। एंड बिल्कुल ही छोटे छोटे लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, ऐसों को माइक्रोफोना बोला जाता है। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इसलिए वहाँ पे इसको डिटेल वहाँ पे नहीं लिखा जाता कि सॉइल में 5 तरह की चीज़ें मिलती है, लेकिन लिख लेना अच्छा ही रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही जुड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सॉइल का। एडेफिक फैक्टर में हमने पढ़े सॉइल के फैक्टर्स। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एडेफिक फैक्टर का ही सेकंड फैक्टर है। यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।